नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो आजकल फ्रीबीज बहुत राजनीति में चर्चित हैं और हर कोई, हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मुफ्त की चीजें देकर वोट लेने की कोशिश करता है। और इसी बीच जो है राजस्थान से खबर आई है। खबर ये आई है कि अब राजस्थान सरकार मोबाइल फोन महिलाओं को दे रहे हैं। तो इन मोबाइल फोन को देने से क्या लाभ होने जा रहा है और इन मोबाइल फोन को देने की चुनाव से पहले जरूरत क्या पड़ गई है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ संगीता गर्ग जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सरिता जी हमारे नमस्कार। साथ महिला मोर्चा महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और श्रीवत्सन जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। मतलब चुनाव से पहले मोबाइल फोन देने की क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए हिमांशु जी, राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे तकरीबन उनको 90% तक पूरा किया है। और ये भी एक वादा महिलाओं से किया गया था। तो ये वादा चाहे चुनाव के समय किया जा रहा हो चाहे पहले किया जा रहा हो, लेकिन वादा वादा होता है और कांग्रेस जो वादा करती है उस पर खरा उतरती है। इसीलिए महिलाओं को ये मोबाइल फोन दिए गए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद महिलाओं को इस एक और सशक्तिकरण का भी ये उदाहरण रहेगा, क्योंकि महिलाओं के हाथ में जब मोबाइल आता है तमाम जानकारी उनको मोबाइल के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि सरकारी योजनाओं का जो लाभ कई महिलाएं वंचित रह जाती हैं, तो वो उस पे देख पाएंगे किस तरीके सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं और क्या कैसे उसका इम्प्लीमेंट होगा और कैसे हम उसके पात्र हो सकते हैं और कैसे हमें उसके लिए क्या जरूरी दस्तावेज जमा कराने हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भी महिलाओं के हाथ में मोबाइल होगा तो महिलाएं और ज्यादा जागरूक होंगी और ज्यादा सशक्त होंगी। और आपने कल देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी लॉन्चिंग कार्यक्रम था, तो वहां पर एक बच्ची को मोबाइल मिला और आपको पता है उस बच्ची ने क्या कहा था कि कोरोना लॉकडाउन के समय में मेरे को पढ़ाई की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने कैसे जैसे करके मुझे मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन मोबाइल एक ही था। ऐसी स्थिति में मेरी माँ और मेरा कनेक्शन नहीं हो पाता था, हमें बड़ी तकलीफ होती थी एक दूसरे से कनेक्ट रहने में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक और मोबाइल मिल गया है, तो मैं ये मेरी माँ को दूंगी। तो आप समझिए उस नहीं, बच्ची का दर्द मैं समझिए। संगीता जी, मैं एक चीज नहीं समझ पा जी। रहा हूँ। मोबाइल फोन देने से क्या महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, ये तर्क देने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखिए कितना हिमांशु कम जी, नजर आता है? सुनिए मैं हिमांशु जी, मुझे आप एक चीज बताइए कि आज महिलाओं के हाथ में मोबाइल होता है तो बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी होती हैं। अभी आपको जानकारी होगी कि राजस्थान सरकार ने घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी चालू किया था, और कोरोना जब आया, कोरोना महामारी ने ऐसा रूप लिया कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। उस वक्त में कुछ लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। इसी वक्त को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की भी शुरुआत करी थी। तो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम के लिए मोबाइल जरूरी है, तो उसके माध्यम से भी सशक्त होंगी। और सशक्तिकरण देखिए, सशक्तिकरण कि केवल वर्क फ्रॉम पैसा होम के लिए कमाना लैपटॉप भी सशक्ति तो जरूरी है, तो फिर सरकार लैपटॉप भी बांटे। बहुत सारी चीजें सुनिए जरूरी हैं। सुनिए, आप तो कहेंगे साहब लैपटॉप नहीं, उठा के कह देंगे एलईडी टीवी दे दो, कहेंगे होम थिएटर बना दो। देखिए तो सब चीजें सरकार की देनी जो चाहिए। जिम्मे हिमांशु जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानती है और जो उन्होंने वादे किए वो पूरा भी कर रही है। और महिलाओं के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो पूरे देश में एकमात्र राज्य राजस्थान है। और यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी न केवल इस कार्यकाल में, मुझे 2008 के बाद का शासन भी याद है, तब उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को जाना था और रोडवेज में 30% की छूट दी थी, निःशुल्क दवा योजना शुरू कर दी, महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू कर दी। ना केवल महिलाओं के लिए, अभी तो मैं कह रही हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो वोट की राजनीति को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि मुझे वोट हासिल होगा या नहीं। भाई पशु वोट देते हैं क्या? जो पशुओं के लिए योजनाएं ले आए, उस मुख्यमंत्री का दर्द और उसका विजन आप भलीभांति समझ सकते हो। और आप जिस सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि महिलाओं का कमाना ही सशक्तिकरण नहीं होता। महिलाओं का सशक्तिकरण होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। इस ठीक है, ऐसी उनकी जो साक्षरता पर सारी भी ध्यान देना सुविधाएं हैं। चाहिए, क्योंकि जब साक्षरता की बात आती है तो निचले राज्यों में राजस्थान का नंबर आता है। सरिता जी आपके पास आऊंगा। सरिता जी, कहा जा रहा है महिलाओं को मोबाइल देकर सशक्त किया जा रहा है, क्या कहेंगी? जैसा कि अभी संगीता जी ने बोला है कि राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो इनके गहलोत जी हैं, वो वादा जैसा इनके करते का हैं मत वैसा तात्पर्य आप निभाते हैं। राजस्थान से नहीं उनका हो क्या?
मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। राजस्थान से नहीं, तब तक मैं सुन रही थी, आप प्लीज नहीं 2 मिनट मेरे को सुन लीजिए। एक बात नहीं, सरिता जी सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ, आप राजस्थान से हो या नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे दो। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, फिर आपको पता चल जाएगा। इनके मुख्यमंत्री, तो मेरा ऑब्जेक्शन इस पे था कि इनके मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, वो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तमाम जो प्रदेश की जनता सबके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री ही मैं बोल रही हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आपने कहा था इनके, मेरे को लगा भाई यहाँ सिर्फ हमारे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, इस बात पे नहीं रुकते हैं। सरिता जी, मैं बात याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने जब सरकार में आए थे तब वादे किए थे, वो आज तक तो एक भी वादा उन्होंने निभाया नहीं है। अब संगीता जी कह रही हैं कि उन्होंने पूरे वादे निभाए हैं, तो शायद वो इन्हीं को जानकारी होगी। राजस्थान के किसी किसान को, किसी युवा को, किसी महिला को तो इस वादे पूरे करे हुए याद नहीं है। और आज बात कर रहे हैं कि ये स्मार्टफोन महिलाओं को देने की और महिलाओं को सशक्त करने की, तो मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एक ही जवाब पूछना चाहती हूँ कि ये महिला को सशक्त करने से पहले महिलाओं की सम्मान की बात करें कि किस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं ये। आज राजस्थान, जो कि रेपिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, राजस्थान अपराधों में, बलात्कार में, दुष्कर्म में पहले नंबर पे पंक्ति पर आकर खड़ा है। जहां हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, तो महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए मेरे हिसाब से पहले महिला के पास मोबाइल होना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, उसकी अस्मिता ज्यादा जरूरी होती है उसके लिए। तो हम उसकी इज्जत तो करें, पहले उसको इज्जत तो दिलाएं। संगीता जी कह रही है कि हमने सारे वादे पूरे किए हैं, आज लाखों किसान कर्ज से मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सरिता जी, आपकी पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे जो कि चेहरा है, हालांकि अब चेहरा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री का ये पता नहीं, भामाशाह योजना के पात्र परिवारों को आप भी तो मोबाइल फोन के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, तो अब यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी दे रही है मोबाइल फोन तो क्या दिक्कत आ गई? राजस्थान सरकार में वसुंधरा जी ने लैपटॉप भी दिए हैं, स्कूटी भी बांटी है, मोबाइल भी दिए हैं। अगर यही मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर इनको ये बात गलत नहीं लगती है तो इन्होंने सरकार में आते से वो उनको बंद क्यों किया? और आज जब चुनाव का समय आया, चुनाव में 3 महीने बचे हैं, तब इन्हें मोबाइल बांटना याद आ रहा है। ये 1 साल से बोल रहे हैं कि महिलाओं को मोबाइल देंगे, तो 1 साल से अब जाकर इनको कैसे याद आ रही है? जवाब दें कि ये साल के चुनाव के 3 हिमांशु जी कुछ कैसे याद आ रहा है? अच्छा, चुनाव में क्यों याद आ रहा है? ठीक है संगीता जी, आता हूँ आपके पास। श्रीवत्सन जी, देखिए फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं दिल्ली से निकला। अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी उसने जो है चीजों को आगे बढ़ाया, और उसके बाद अब तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं कि सरकारें, वो कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, उसे मुफ्त की रेवड़ी कहा जाता है, और उसके सहारे कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। ये जो मोबाइल फोन अब बांटा जाएगा, इसे किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, सरकार का ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस बार कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं का सही लाभ किस तरह से महिलाएं उठाए। यदि उनके हाथ में मोबाइल होगा तो वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, इसमें कोई शक नहीं है। डिजिटल से ही सब काम होता है। ई मित्र यहाँ पर खुले हुए हैं, वहां पर आपको इंटरनेट सेंटर या ई सेवा केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर बैठे इसका ऑनलाइन करिए। तो इसके फायदे बहुत है। ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों की पड़ती है, और यही कारण है कि कल जिन 40 लाख महिलाओं के हाथों में मोबाइल थमाकर इस योजना की शुरुआत की गई थी, उसमें से 14 लाख तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। तो बच्चियों के हाथ में अगर मोबाइल देना, तो निश्चित तौर पर उनकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो डेवलप करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को, महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं बनाती है। उन्हें सशक्तिकरण के नाम पर उनके लिए बहुत सारी ऐलान भी किए जाते हैं। सवाल यह है कि यदि पहले ही साल में यदि इस तरह की योजनाओं की शुरुआत हो जाती तो लंबे वक्त तक इनको और फायदा मिल सकता था। जहां तक मोबाइल मिलने में देरी की बात है, चिप नहीं मिल रहे थे, सेमीकंडक्टर के 2 चिप की बात की जा रही थी। ये मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी कंपनी ऐसी सामने नहीं आई जो एक साथ 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल उन्हें सप्लाई कर दे सकती थी। यही कारण है कि इसमें थोड़ी देरी हुई है। लेकिन खैर, देरी हुई, शुरुआत हुई, अच्छी बात है, पॉजिटिव एंगल। आप कितनी जल्दी सरकार देती है, क्योंकि इसके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं वह कोई आसान नियम कायदे नहीं है। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा। अब ये बताइए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की पैन कार्ड कहाँ से बनाएगी? उनके अभिभावकों का चलेगा नहीं, क्योंकि नाम
उनकी बेटी का दिया जाना है। आधार पर जन आधार कार्ड, ये तो खैर आपको मिल ही जाएगा। तो प्रोसेस को कुछ और यदि हल्का करेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, जिस उम्मीद के साथ उसने इन योजनाओं को शुरुआत किया है, उसका लाभ पहुंच पाएगा। यानी श्रीवत्सन जी, आप भी मान रहे हैं कि सशक्तिकरण महिलाओं का या बेटियों का होगा सिर्फ मोबाइल दे देने से और उसमें डेटा दे देने से? केवल मोबाइल देने की बात नहीं है, इसमें मोबाइल के जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, सरकार योजना बनाती है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, केंद्र और राज्य सरकार योजना बना रही है, कितनी योजनाएं आपको याद है, कितनी योजनाओं के विज्ञापन अखबार में आ जाते हैं और कितनी योजनाओं की बात एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री कर लेते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं होती है जिसका फायदा केवल अधिकारी तक ही उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, आम जनता कैसे पता करेगी। मोबाइल के जरिए कम से कम सरकार अपनी योजनाओं को तो बताएगी, जो उसके लाभार्थी है उसको आसान हो जाएगा। यानी कि एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, शुरुआती कदम, की जानकारी देने के लिए सरकार की योजनाओं का, जो केवल योजना बनते वक्त बजट के ऐलान में सुनते हैं या इंप्लीमेंट के दौरान जब उद्घाटन होता है तब सुनते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं कैसे लेना, क्या लेना। वह प्रोसेस तो कुछ हद तक पता लगेगा। तो ये इसका पॉजिटिव एंगल है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पॉजिटिव है, कई चीजों के साथ शुरुआती दौर है तो कुछ कमियां भी है। जैसे कल कई जगह महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी रही, उन्हें मोबाइल का वो सेंटर खुला नहीं मिला, कई को कुछ को परेशान होना पड़ा। धीरे धीरे ही सही सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। तो संगीता जी, स्मार्ट मोबाइल के जरिए महिलाओं को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है आपकी सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल यही है कि इतना लेट क्यों आए हैं? मतलब अब इलेक्शन सर पे है तब याद आ रहा है। हिमांशु जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरे से पूर्व वक्ता ने श्री वात्सन साहब ने इस बात का जवाब आपको भली भांति दे दिया और मुझे लगता है आपकी जिज्ञासा और सरिता जी की जिज्ञासा शांत हो गई होगी उस बात को सुनकर कि किस वजह से लेट हुई। चाहता हूं कि असल वजह क्या है। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये सरकार ने कोई वादा किया, राजस्थान सरकार ने कोई वादा किया है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं, वो कहते हैं ना कि प्राण जाए चाहे पर वचन न जाही, की नियत और नीति पर काम करती है। इसीलिए ये मोबाइल वितरण किए गए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है क्या इस बात को लेकर कि महिलाओं के हाथ में मोबाइल क्यों आ गया? भैया, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि एक स्लोगन भी कल हमने दिया था, वो स्लोगन भी आपके सामने सुनाना चाहूंगी कि बेटियों को मिली तरक्की की चाबी, बेटियों को मिली तरक्की की चाबी, स्मार्टफोन बनेगा हर कदम का साथी। इस क्यों कहा गया? अब मैं सरिता जी, आप भी सुनिएगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन है कि नहीं है? सरिता जी, आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा? बिल्कुल साइड में पड़ा है। बिल्कुल, हाँ। नहीं तो फिर आप जुड़ी हुई किससे हैं? निश्चित रूप से मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ी हुई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज हम डिजिटलाइजेशन युग की बात करते हैं, लेकिन ये अवधारणा, ये सपना, ये विजन किसने देखा था? माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था। उनके विजन को पूरा करते हुए आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। तो वो तो मोदी जी ने पूरा किया है। मोदी जी ने सिर्फ उसका उपयोग किया, दुरुपयोग किया है। मोदी जी ने उसका दुरुपयोग किया है और भली भांति दुरुपयोग किया है। आप जैसे लोगों को बिठाकर झूठ और फरेब फैलाकर आपने सुनिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बाद में बोलिएगा। आप चुप रहिए, बाद में बोलिएगा, मैं बोल लूं फिर बोलिएगा। देखिए, सुनिए हिमांशु जी, आप इनको चुप करिए, हिमांशु जी इनको चुप करिए। ठीक है संगीता जी, फिर बोलिए। जिस डिजिटलाइजेशन का सपना राजीव गांधी जी ने देखा था, उसको पूरा कर रहे हैं हम। और आज ये मोबाइल फोन हाथ में लेके बैठी हैं या लैपटॉप के सामने बैठी हैं या मोबाइल के सामने बैठी हैं, ये सपना राजीव गांधी जी ने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस डिजिटलाइजेशन युग का पूरा बंटाधार कैसे किया कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो और देश में भ्रम फैलाओ और भ्रम फैलाकर सत्ता की कुर्सी हथिया लो। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, मैं कह रही हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथ में एक नारा और जोड़ो कि बेटी की अस्मिता भी बचाओ। आप लोगों का दिया हुआ नारा था कि बधुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप सरिता जी चुप रहिए, सरिता जी आप चुप रहिए, बाद में बोलिएगा, आप बाद में बोलिएगा, अकेले आप नहीं बैठे यहाँ बहस में। राजस्थान आप बिल्कुल आप सुनिए, आंकड़े के सही, मैं तथ्य के साथ आपको जवाब दूंगी, लेकिन चुप रहिए आप। सरिता जी, मैं तथ्य के साथ आपको जवाब दूंगी, लेकिन चुप रहिए, फिर मैं जवाब दूंगी। सरिता जी, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है?
हाँ, मैं उस पे भी आ रही थी, मैं डेटास पे आती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें महिला उत्पीड़न या अत्याचार की, तो मान लीजिए मैं आपको आंकड़े सहित बता रही हूँ, अब जिसके लिए सरिता जी मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी कि दुष्कर्म, ये मई के माह में दुष्कर्म प्रकरणों की मैं बात कर रही हूँ कि 5.40% कमी आई है दुष्कर्म के मामलों में। पॉक्सो के मामले में 1.83% कमी आई है। अभद्र व्यवहार में 5.54% कमी आई है। महिला उत्पीड़न के मामलों में 4.59% कमी आई है। और ये जो कह रही थी ना, तो मैं आपको राजस्थान की बात बताना चाहूंगी कि जहां इन्वेस्टिगेशन पहले 274 दिन में होता था, अब मात्र 52 दिन में होने लगा है। तो क्या पूरी महिला जगत और राजस्थान सरकार को, महिला जगत को, क्या राजस्थान सरकार को धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि 274 दिन जो इन्वेस्टिगेशन में लगते थे, अब मात्र 52 दिन लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात सुनिए हिमांशु जी, एक बात और बता देती हूँ। जहाँ 77 दिन में मणिपुर में अपराधी को पकड़ा नहीं गया और राजस्थान में मात्र 2 दिन में अपराधी पकड़ा नहीं जाता, तो क्या इनको राजस्थान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अरे भाई, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको धन्यवाद तो देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सरिता जी, संगीता जी कह रही हैं कि महिला सुरक्षा के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि जब एनसीआरबी का डेटा आता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं उसे नहीं मानता। जहां तक मुझे पता है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान पहले नंबर पर है दुष्कर्म में। अब ये डाटा कहां से लेके आए मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान पहले नंबर पर है महिला अपराध में, दलित अपराध में पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है। और ये जो बात कर रहे हैं कि डेटा जो है भ्रष्टाचार नहीं बताता, वो सिर्फ क्राइम बताता है। नहीं, मैं बाकी की बता रही हूँ। जी जी, मैंने आपको केवल एनसीआरबी की रिपोर्ट बताई है कि जो दुष्कर्म के मामले में, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि राजस्थान इन चीजों में नंबर 1 है। ये बात कर रहे हैं 2018 के बाद आज 46% वृद्धि हुई है अपराधों में, महिला दुष्कर्म में। और ये बात कर रही है कि रिपोर्ट दर्ज करने की, मैं ताजा जो अभी कुछ दिन पहले घटना हुई है उसकी बात करती हूँ। मैंने रिपोर्ट दर्ज करने की बात नहीं करी, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बात करी। इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। हमारे हाथ में अगर थोड़ा सा तवा भी लग जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है। उस बच्ची को काट कर भट्टी में जला दिया गया। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने जाकर वहां पर सुत ली? वहां आप ये बताइए कि उस बच्ची के दर्द को आपने समझा क्या? आज राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। ये बात कर रहे हैं महिला को सशक्तिकरण की। आज महिलाओं को सशक्तिकरण इस तरीके से हो रहा है क्या? जिस तरीके से राजस्थान में जगह जगह महिला अपराध बढ़ रहा है। ये बात कर रहे हैं डाटा की, मैंने डाटा के तहत ही इनको बताया है। यहाँ इनके खुद की एमएलए, महिला एमएलए ये कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं। ये मैं नहीं बोल रही हूं, इनके खुद की सरकार की एमएलए बोलती हैं कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं। और आप बात करते हैं जहां पर अपराध की कि महिला सशक्तिकरण की तरफ हम काम कर रहे हैं, वहां पर यदि जब विधानसभा में ये बात उठाई जाती है कि महिला दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं के सरकार के मंत्री ये जवाब देते हैं कि राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए। विधानसभा के सदन में खड़े होकर आप ये बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि मोबाइल बांट रहे हैं और एक तरफ आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। संगीता जी बताइए, ये जो बयान और जो एमएलए की बात की, जो एमएलए, देखिए हिमांशु जी ने बोला था, हिमांशु जी अब इनको कहीं इनकी बात पूरी हो गई। 1 मिनट मेरी बात सुने। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं महिला थी, मैं इन मुद्दों पे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि महिला होके हम इस तरह के मुद्दों पे राजनीति करें, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, ये मानवीय विषय है। ये सरिता जी कहिए, आप सरिता जी 1 मिनट चुप हो जाइए। सरिता जी आप 1 मिनट चुप हो जाइए। सरिता जी आपके बीच में बोलिए, अब आप चुप हो जाइए। मिले हैं, उनका दर्द हमने आपने मिला उनको 1 रुपए भी आर्थिक लाभ दिया था क्या उनको?
क्या दिया आप लोगों ने? आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, अब मैं सुनिए हिमांशु जी, देखिए ये राजनीतिक विषय नहीं होते, लेकिन राजनीतिक जब बात आती है राजनीति के तो कहना पड़ता है। क्या ब्रजभूषण सिंह जी ने क्या किया था साहब? क्यों महिला पहलवानों को इतने दिन तक वहां धरना देना पड़ा था? और कुलदीप सेंगर ने यूपी में क्या किया था? हाथरस में क्या किया था? आप सनातन धर्म की दुआई देते हैं, आप सनातन धर्म की दुआई देते हैं और रात को एक बच्ची की अंत्येष्टि करते हैं। अरे सुनिए, आप हाथरस की बच्ची की रात को अंत्येष्टि क्यों करी आपने? क्यों करी रात को अंत्येष्टि? आप सनातन धर्म की दुआई देते हो, सनातन धर्म आपको इजाजत देता है इस बात की? राजस्थान में चल रही है, महिलाओं को मोबाइल राजस्थान में दिए जा रहे हैं। हाँ तो आप मोबाइल तक सीमित रहिए ना, आप मोबाइल तक सीमित रहिए। हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप नहीं तो आप तो दुखी हो रहे हो कि मोबाइल क्यों दिए साहब? अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो। आपके परिवार में बच्चियां होंगी कि नहीं होंगी? आपके परिवार में बच्चियां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। अब सुनिए, एक बच्ची एक माँ से कनेक्ट रह सकती है, अपने पिता से कनेक्ट रह सकती है, वो बाहर जाती है, माता पिता को टेंशन होती है। एक महिला होती है जो घर बैठ के रोजगार के वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। आप सारी योजनाएं घर पे देख सकते हो कि क्या क्या स्कीम्स मेरे लिए हैं, कैसे मुझे उसमें आवेदन करना है, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सशक्तिकरण नहीं तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है? महिलाओं के लिए आप तो कुछ करेंगे नहीं, आप सिर्फ जुमले बोलेंगे, आप सिर्फ नारे देंगे। लेकिन अगर राजस्थान सरकार काम करे, मंत्रण की बात काम करे, तो आपके बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको फोटो दिखाऊं, बच्चों के चेहरे दिखाऊं, जिनको मोबाइल मिला था, जिनको मोबाइल मिला था, वो बच्चियां कितनी खुश है। आपने उस समय क्यों बंद किए? सरिता जी नहीं ऐसा नहीं, एक एक करके बात करिए। ये देखिए, ये बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, आप इनके चेहरे देखकर दुखी हैं क्या? ये बताइए, आप इनके चेहरे देख के दुखी हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि हाँ आप दुखी हो। और भी दिखा देती हूँ, सिर्फ एक नहीं, आप बच्चों के चेहरे देख के दुखी होते हो क्या? मुझे ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी दुखी है। जिस पति को बंधक बना के उस पति के सामने उस पत्नी के साथ दुष्कर्म होता है, वो भी हमने देखा है। ये मोबाइल हमने देख लिया, लेकिन आप बात करिए, आप जो सम्मान की बात कर रही है, महिलाओं के सम्मान की, सशक्तिकरण की, उसकी बात कीजिए। ठीक है। संगीता जी का कनेक्शन थोड़ा कट गया है शायद। सरिता जी देखिए, दूध का धुला तो कोई नहीं है ना, मानेंगे ना? राजनीति में दूध का धुला तो कोई नहीं है, हर कोई वोट चाहता है, हर किसी को वोट चाहिए। आपको भी वोट चाहिए, इसलिए आप भी फोन की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भामाशाह योजना चलाई थी, जिसमें महिला मुखिया बनेगी, और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई उन्होंने कोई लास्ट में जाते हुए चुनाव का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब उन्होंने लाल किले पर खड़े होकर शौचालय की बात करी तो सबने मजाक उड़ाई थी, लेकिन आज लाखों 12 करोड़ घरों में शौचालय बने। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और मैंने भी एक समस्या को झेला है, तो मैं समझ सकती हूँ कितनी बड़ी समस्या से उन्होंने निजात दिलाया है। आज महिला को शर्म आती थी तो उसे कितनी इज्जत मिली है, ये मैं कह सकती हूँ। बात आप ये कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की के लुभावने, तो ये 3 महीने पहले इनको क्यों याद आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। ये 3 महीने पहले याद आया, जो वादे किए थे तो वो हमने वादे थे, सत्ता में आते टाइम मुझे लग रहा है हमने क्यों नहीं पूरे किए। हमने आज तक हिमांशु जी, मुझे लगता है कि वो बात इनको समझ में नहीं आ रही। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है, हिमांशु जी मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है सरिता जी को ये बात शायद समझ में नहीं आई, जिसका जवाब श्री निवासन जी ने दिया था कि सब कोई भी कंपनी एक साथ इतने मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये योजना लेट हुई। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने इसका निर्णय किया था, इसकी घोषणा करी थी, इसलिए देना भी जरूरी था। अब इनको पेट में दर्द ये है कि सब आपने बच्चियों को सशक्त क्यों कर दिया, महिलाओं के हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया, आप महीने पहले क्यों दे रहे हो? अरे सरिता जी देखिए, मुझे लगता है
आप आप पारदर्शी मुझे से लगता है बात कर रहे हैं तो आपने कोई टेंडर देखिए किया बीच नहीं में क्या? बोलते रहेंगे आप ऐसे। 1 साल से बात कर रहे हैं मोबाइल बांटने की। बैठे, एक सार्थक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे लड़ाई आपको तकलीफ है क्या मोबाइल दिए तो इस बात का लड़ाई की जवाब दे बात दो। श्रीवत्सन जी नहीं आपके है। पास आपको आऊंगा। देखिए तकलीफ है क्या? श्रीवत्सन जी, आपको पिछले तकलीफ है 10 महिलाओं साल को का सशक्त करने अगर में? रिकॉर्ड देखा जाए, एक महिलाओं सेकंड के मैं हाथ में स्वागत मोबाइल दिया है करती तो हूँ आपको महिलाओं तकलीफ है के क्या? सशक्तिकरण के लिए। मैं आप इस स्वागत बात का करती हूँ जवाब दो। आपका। मैं आपको धन्यवाद तकलीफ है? देती हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हाँ, सोचा। बस तो ये पर कहिए। मेरा एक प्रश्न उनसे सिर्फ इतना सा है कि ये इस 3 बात का महीने जवाब पहले दे ही दिया क्यों गया सोचा? है आपको। क्या उनको आपको लगा बहुत क्या बार दे महिलाओं दिया का है, वोट बार-बार बिकाऊ है? आपकी एक सीढ़ी सेकंड अटक रुक जाइए गई होगी। सरिता अब जी, आप एक ही संगीता बात जी, पे अटक एक जाइए। मिनट हम रुक जाइए। जवाब दे चुके, बार-बार एक बात का जवाब नहीं दिया देखिए जाता महिला कि नहीं, आपको आपके कह पास चुके जवाब हैं। होगा तो आप जवाब देंगे। मैंने तो अलग-अलग जवाब नहीं, मांगे। आप मुझे जवाब लग होगा रहा है तो आपको आप देख समझ में लेंगे। नहीं आ रहा। आप वो किस जवाब देखिए आपको देखिए शायद एक समझ सेकंड में मैं नहीं आ रहा है बताता हूँ, क्योंकि पल्ले मैं नहीं चढ़ बताता रहा, हूँ। उसपे हम महिला कुछ नहीं कर सकते। सशक्तिकरण का हाल ये है, महिला सशक्तिकरण का हाल ये है कि आप दोनों लोग बोल रही हैं और हमें बोलने नहीं दे रही। तो आप लोगों की आवाज आवाज जो है बुलंद हो रही है। तो मैं कुछ और आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ लड़ाई से आगे। श्रीवत्सन जी देखिए, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ये हो गया है, अब इलेक्शन होने वाला है। तो दोनों के कार्यकाल को अगर देखें तो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के आधार पर कितने नंबर दोनों ही दल को दिए जाएंगे? आप क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, आपको वहाँ के हालात बेहतर तरीके से पता है। क्या कहा जाए? सिर्फ मोबाइल बाँट देना भर बात नहीं है, पूरे महिला महिला समाज जो है 50% जो आबादी है उसको लेकर बात करें। जी देखिए, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल से देखा जा सकता है। वसुंधरा राजे खुद महिला थी, महिलाओं के लिए उन्होंने किया। अशोक गहलोत महिलाओं की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने अपनी कई सारी योजनाएं महिलाओं को डेडिकेटेड की है और इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी सरकार आती है, महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, उनके अच्छे के लिए ही काम करती है। योजनाओं को कितनी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसे लेकर कई बार सवाल उठते हैं। अभी कुछ देर पहले महिला अपराधों की बात हुई थी कि राजस्थान नंबर 1 है, एनसीआरबी के आंकड़े ये हैं। लेकिन अब हकीकत आंकड़े में आपको कुछ टॉप 4 राज्यों के अगर मैं आंकड़े बताऊं तो मध्य प्रदेश की जांच की जाए, दुष्कर्म और नाबालिग से दुष्कर्म के 6,459 मामले इस साल सामने आए हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 है, देखिए महिला दुष्कर्म में, जबकि राजस्थान में सेकंड नंबर है, 6,337 मामले सामने आए हैं। इसमें नाबालिग बच्चों के साथ 1,452। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे 5,900 मामले, उत्तर प्रदेश 5,500 मामले। तो आंकड़े अलग अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन यह है कि जो मामले क्या पुलिस थानों में दर्ज होते हैं, जब पुलिस थाने में जाते हैं कोई भी शिकायत लेकर दर्ज होते हैं और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है, कितनी स्पीडी प्रोसेस में होता है, कितने दिन में हो जाता है, क्या पूछताछ के नाम पे परेशान किया जाता है और कोर्ट में जाने के बाद चालान कितनी जल्दी पुलिस ईमानदारी से पेश कर देती है और कब तक सजा मिल जाती है। इन सब मामलों के आधार पर ही यदि एनसीआरबी भी अपने आंकड़े दे तो शायद राजस्थान की स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। क्योंकि अभी देखिए, जो नंबर 1 नंबर 2 की बात करें, ये बात सही है, सबसे ज्यादा महिलाओं के दुष्कर्म के मामले राजस्थान में दर्ज होते हैं, लेकिन दर्ज होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा 100% सही है, इतने लोगों पर ही हुआ, ये अलग आंकड़ा। और इसी को लेकर लगातार बहस भी छिड़ती रहती है। सरकार अपनी तरफ से सफाई देती है, विपक्ष अपनी तरफ से सरकार पर आरोप लगाता है जी कि इतने परसेंट फर्जी मामले होते हैं। तो क्या कह रहे होते हैं दरअसल वो, कि हमारे यहाँ क्राइम कम हो रहा है या फिर हमारे यहाँ लोग जो है परेशान करने के लिए लोगों को ज्यादा उत्साहित हैं, कि हम आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। देखिए, जब भी कोई महिला पुलिस थाने जाती है तो इतना तो समझना चाहिए कि वह बहुत हिम्मत का काम होता है, क्योंकि पुलिस थाने की दहलीज पे चढ़ना किसी महिला के लिए इतना आसान नहीं होता। लोग लाज, लोग क्या कहेंगे, क्या उसे चैन से जीने देंगे, उसके बाद इन सब बातों को महिला ध्यान रखती है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तभी वे पुलिस थाने तक जाती हैं, अपने खिलाफ हुए अत्याचार की बात आवाज को सामने लेके आती है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही होता है, कुछ मामले फर्जी भी निकलते हैं। जांच के दौरान कई बार सामने भी आया, परिवार के लोग जो बार बार, ये देखिए, ये एक साइकोलॉजी है, इसे मानना पड़ेगा कि जो रिश्तेदार होते हैं, निकट आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वही इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा, मतलब ना अगर कहें तो 70% से ज्यादा उनकी भूमिका होती है। तो परिवार का प्रेशर भी उन पर होता है। तो अब इंसाफ कितनी जगह, कितनी जल्दी इन लोगों को मिलता है, यह बड़ा सवाल है। और कौन सी सरकार कितनी अच्छे तरीके से इन्हें इंसाफ दे पाती है, इन चीजों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक नंबर की बात, आपने एक सवाल पूछा था कि वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत, किसको आप ज्यादा देना चाहेंगे महिलाओं के कामकाज के, महिलाओं के लिए किए गए कामकाज के लिहाज से? चुनावी साल है, अशोक गहलोत सरकार भी अच्छा कर रही है, वसुंधरा राजे भी सरकार अच्छा बहुत करके गई है, बहुत सारी योजनाएं बनाई है।
कोई भी सरकार आती है, अच्छी योजनाएं बनाती है, नंबर तो जनता तय करती है और जनता ने पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार को नंबर दे भी दिया था और यही कारण था कि वे विपक्ष में बीजेपी। अब कांग्रेस सरकार के देख लिए, जनता ही देगी नंबर के, तो उसको किस तरह का नंबर देना है। यदि अच्छे नंबर होंगे तो सत्ता में वापसी जनता होगी, नहीं नंबर होगी देती तो है और रवानगी। जनता को ही नंबर देना है, आखिर में तय उसे ही करना है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है और किसकी सरकार में काम हुआ है। क्योंकि राजस्थान की जनता का मूड कुछ ऐसा रहा है हमेशा से ही कि वो हर बार अलग अलग लोगों को मौका देती रही है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। तो ऐसे में चीजें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। और मोबाइल फोन क्योंकि दिया जा रहा है, जिन लोगों को मिल रहा है वो लोग खुश हैं। और जैसा कि संगीता जी कह रही थी कि उनके चेहरे पर खुशी है, तो अब वो खुशी है, वो खुशी क्या वोट में भी तब्दील होगी और क्या ये जो फोन बांटे जा रहे हैं इससे महिला सशक्तिकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा, ये जनता ही वहां की बताएगी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, सरिता जी, श्रीवत्सन जी, आप लोगों ने नमस्कार। समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों।